मुझे हमेशा से पता था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। या तो टेस्ट करवाओ, नहीं तो हम तलाक ले रहे हैं। रोहन ने अपना कांटा इतनी जोर से प्लेट पर पटका कि चिकन सूप की बूंदें मेजपोश पर उछल गईं। मेरे हाथ में कलछी थी, मैं वहीं जम गई। समझ ही नहीं आया कि मैंने अभी अभी क्या सुना। तुमने क्या कहा? आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नैरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। हम रोज की तरह फैमिली डिनर के लिए बैठे थे। जुड़वां बच्चे आरव और अनाया होमवर्क खत्म करने अपने कमरे में गए हुए थे। मैंने अभी अभी उनकी पसंदीदा क्रीमी चिकन सूप परोसी थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, या मुझे ऐसा ही लग रहा था। तुमने ठीक सुना मीरा। रोहन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। 15 साल मैंने किसी और आदमी के बच्चों को पाला है। 15 साल? मैं हंस पड़ी। इसलिए नहीं कि बात मजेदार थी, बल्कि इसलिए कि यह पूरी तरह बेतुकी थी। जिस आदमी के साथ मैंने 20 साल शादी निभाई थी, वो अचानक मेरे सामने एक अजनबी बन चुका था। रोहन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने कहा। किस आदमी के बच्चों की बात कर रहे हो तुम? नाटक मत करो। उसने रसोई के काउंटर पर घूंसा मारा। मुझे सब पता है उस आदमी के बारे में, तुम्हारे ऑफिस वाले। याद है 15 साल पहले कंपनी का फंक्शन? मैं सच में याद करने की कोशिश करने लगी। 15 साल पहले मैं एक बड़ी रिटेल कंपनी में अकाउंट्स देखती थी। मैं जुड़वां बच्चों से 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। पेट इतना बड़ा था कि चलना मुश्किल था। मैंने उस पार्टी में कदम भी नहीं रखा था क्योंकि सुबह की मितली बहुत ज्यादा थी। मैं उस फंक्शन में गई ही नहीं थी, मैंने साफ कहा। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। पैर सूज गए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। उसने झट से मोबाइल निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। तो ये क्या है? किसी आदमी से लिपटी हुई? तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें मैं काली साड़ी में एक आदमी के साथ खड़ी दिख रही थी। मैंने ध्यान से देखा। हे भगवान, ये कंपनी की एनिवर्सरी का फोटो है, पार्टी नहीं, ऑफिशियल इवेंट। ये मेरे सीनियर अकाउंटेंट थे, श्री वर्मा। उस दिन मुझे काम के लिए अवार्ड मिला था। हाँ, वही वर्मा, उसने कड़वाहट से कहा। मुझे सब पता है। मेरे अंदर कुछ जल उठा। दर्द नहीं, उलझन नहीं, सीधी आग। मैंने धीरे से कलछी रखी और हाथ पूछे। ठीक है, कल सुबह ही डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, और जब साबित हो जाएगा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तब तुम मुझसे माफी मांगते फिरोगे। बेहद दिलचस्प, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। देखते हैं बेवकूफ कौन निकलता है। मम्मी, पापा। अनाया दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा सफेद, आंखों में डर। आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? आरव उसके पीछे खड़ा था, मुट्ठियां भींची हुई। पापा, आप मम्मी पर क्यों चिल्ला रहे हैं? रोहन ने बेटे को देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, न प्यार न अपनापन, बस ठंडी जांच पड़ताल, जैसे वो आरव को पहली बार देख रहा हो। अपने कमरे में जाओ, उसने कहा। यह तुम्हारा मामला नहीं है। है? आरव का चेहरा लाल हो गया। ये मेरा परिवार है। आरव प्लीज, मैंने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। सब ठीक है, सच में, कल सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें उनके कमरे तक छोड़ आई। अनाया ने मेरा हाथ पकड़ा। मम्मी, आप लोग तलाक ले रहे हैं? नहीं बच्चा, मैंने उसके बाल सहलाए। लंबे, गहरे, भूरे, बिल्कुल मेरे जैसे। कभी कभी बड़े लोग बहस कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। मैं वापस किचन में आई। रोहन खिड़की के पास खड़ा था, मेरी तरफ पीठ किए। तुम्हें टेस्ट चाहिए? मैंने सख्ती से कहा। मिल जाएगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो मुझे बताना पड़ेगा कि यह शक तुम्हारे दिमाग में किसने भरा। उसने जवाब नहीं दिया। उस रात हम अलग अलग कमरों में सोए। मैं छत घूरती रही। 20 साल की शादी। हम तब मिले थे जब मैं 21 की थी। वो डिप्लोमा करके निकला नया नया इंजीनियर था। 6 महीने उसने मनाया, तब कहीं जाकर मैंने डेट के लिए हाँ कहा। 1 साल बाद शादी, छोटी, सादी, खुशियों से भरी। जब जुड़वां बच्चों का पता चला तो वो रो पड़ा था। नाम चुने, कमरा सजाया, 2 पालने खरीदे। हर अल्ट्रासाउंड में मेरा हाथ थामे रहा। डिलीवरी मुश्किल थी, सी सेक्शन,
कुछ गड़बड़ हो गई। बहुत खून बह गया। मुझे रिकवरी रूम ले जाया गया। मुझे बस सफ़ेद छत, तेज़ लाइट्स, डॉक्टरों की आवाज़ें याद हैं। फिर अंधेरा। करीब 24 घंटे बाद होश आया। रोहन मेरे पास बैठा था, मेरा हाथ पकड़े रोता हुआ। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। फिर बच्चों को लाया गया। 2 छोटे छोटे नन्हे नन्हे से शरीर, आरव और अनाया। मैंने उन्हें सीने से लगाया और कसम खाई कि जिंदगी भर खुश रखूंगी। 14 साल मां बनने के। रात रात जागना, बुखार, डांस क्लास, बास्केटबॉल, होमवर्क, नंबरों की चिंता, स्कूल की लड़ाइयों के बाद गले लगाना। मुझे सब पता था। अनाया को गहरा लाल रंग पसंद है। आरव को दलिया बिल्कुल नहीं भाता। अनाया को अंधेरे से डर लगता है। आरव गेम डेवलपर बनना चाहता है। और अब वही आदमी कह रहा था कि ये उसके बच्चे नहीं हैं। सुबह 3 बजे मैं उठ गई, चाय बनाई, अंधेरी रसोई में बैठकर चुपचाप रोई। अगले दिन मैंने डीएनए टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लिया। रोहन ने जोर दिया कि हम सब साथ जाएं। कार में उसका चेहरा पत्थर जैसा था। वो इतना बदल कब गया, या मैं ही अंधी थी? लैब में एक जवान टेक्नीशियन मिली। प्रोसीजर आसान है, उसने कहा। सबका? रोहन ने पूछा। हाँ, आप, आपकी पत्नी और दोनों बच्चे। मैंने बच्चों के हाथ थामे। बस औपचारिकता है, मैंने फुसफुसाया। 5 दिन बाद रिपोर्ट मिलने वाली थी। वो 5 दिन हम अजनबियों की तरह रहे। रोहन सोफे पर सोता रहा। बच्चे सब समझ रहे थे। मम्मी, अनाया ने कहा, पापा आपसे नाराज हैं। काम का तनाव है, मैंने कहा। आप झूठ बोल रही हो, उसने शांत आवाज में कहा। 5वें दिन मैसेज आया। हम दोनों लैब पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, यह मामला असामान्य है। सीधे बताइए, रोहन बोला, क्या बच्चे मेरे हैं? डॉक्टर की आंखों में सहानुभूति थी। नहीं, उसने कहा, वे ना आपके हैं ना आपकी पत्नी के। दुनिया रुक गई। क्या? बच्चों का आप दोनों से कोई बायोलॉजिकल संबंध नहीं है? नामुमकिन, मैंने उन्हें जन्म दिया है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। संभवतः अस्पताल में अदला बदली हुई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कार में बैठे हम चुप थे। फिर रोहन बोला, तुम रिकवरी रूम में थी, बच्चे नर्सरी में थे। मेरे अंदर कुछ टूट गया। तो वे बदल दिए गए? तो हमारे असली बच्चे कहाँ हैं? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। वही डर, वही सवाल। और हम 14 साल से किन्हें पाल रहे हैं? मैं जवाब नहीं दे पाई। सीने में पत्थर रख दिया गया था। हमें घर जाना चाहिए, मैंने किसी तरह कहा। हमें सोचना होगा, आगे क्या करना है तय करना होगा। हम चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, हालात की बेतुकी सोचते हुए। कल सुबह तक मुझे पूरा भरोसा था कि टेस्ट साबित कर देगा कि रोहन बेवजह शक कर रहा है और बच्चे हमारे ही हैं। मैं उसकी माफी के लिए तैयार थी, एक बड़े झगड़े के लिए भी, लेकिन इसके लिए नहीं। इसके लिए नहीं कि मेरे बच्चे मेरे नहीं हैं। नहीं, रुको, वे मेरे ही हैं। मैंने उन्हें पाला है, मैं उनकी मां हूं। बायोलॉजी से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर डॉक्टर सही था, अगर कहीं और हमारे बायोलॉजिकल बच्चे हैं, तो फिर? घर पहुंचे तो आरव और अनाया सोफे पर टीवी के सामने बैठे थे। एकदम सामान्य दृश्य। आरव कंसोल पर गेम खेल रहा था, अनाया फोन स्क्रॉल कर रही थी। मैं उन्हें देखती रही, ये समझने की कोशिश करती हुई कि मैंने कभी गौर क्यों नहीं किया। सच में वे हमसे बहुत मिलते जुलते नहीं थे। आरव के बाल हल्के भूरे, लगभग रेतीले रंग के थे। रोहन और मेरे बाल गहरे घुंघराले हैं। अनाया की आंखें हरी थीं। हम दोनों की आंखें गहरी भूरी हैं, लेकिन मैंने हमेशा इसे दादा दादी के जीन्स पर डाल दिया था। मेरी नानी के बाल हल्के थे। रोहन के पिता की आंखें स्लेटी हरी थीं। आरव ने स्क्रीन से नजर हटाई। तो अब पापा को तसल्ली हो गई या और टेस्ट करवाने हैं? उसकी आवाज में चुनौती थी। मेरा बेटा मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, उसे कुछ नहीं पता, उन दोनों को कुछ नहीं पता। आरव, मैंने शुरू किया, लेकिन रोहन ने काट दिया। अपने कमरे में जाओ, हमें बात करनी है। अनाया ने आंखें घुमाई। तो क्या जब तक आप दोनों फैसला नहीं कर लेते हमें यूं ही कमरे में भेजते रहोगे? अनाया, मेरी आवाज तेज हो गई।
वो चौंक गई। मैंने कभी उस पर आवाज़ ऊंची नहीं की थी। प्लीज़, मैंने कहा, ये ज़रूरी है, जाओ। वे दुखी होकर चले गए। अनाया ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। मैंने आरव का म्यूज़िक तेज़ होने की आवाज़ सुनी, उसका विरोध जताने का तरीका। रोहन और मैं किचन में बैठ गए। मैं आदतन चाय बना लाई और उसके सामने रख दी। उसने छुआ तक नहीं। हम उन्हें क्या बताएंगे? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने कहा, अभी कुछ नहीं। कुछ नहीं? वे महसूस कर रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हम किसी और लैब में दोबारा टेस्ट करवाएंगे, कल। फिर वो चुप हो गया। फिर? मैंने पूछा। फिर देखा जाएगा। वो उठकर लिविंग रूम में चला गया। मैं किचन में ही बैठी रही। ठंडी होती चाय, सिंक में गंदे बर्तन, फ्रिज पर बच्चों की ड्राइंग्स और स्कूल टाइम टेबल। मेरा परिवार, मेरी जिंदगी, 14 साल में बनाया सब कुछ। और अब ये सब इसलिए टूट रहा था क्योंकि 14 साल पहले किसी नर्स ने शायद टैग बदल दिए थे। अगर ये सच है, अगर ये लैब की गलती है। मैंने चेहरा हाथों में छुपा लिया। नहीं, अभी नहीं। बच्चे पास हैं, वे मुझे ऐसे नहीं देख सकते। मैं खड़ी हुई, चाय फेंकी, बर्तन धोए, टेबल पोंछा। परिचित काम, सुकून देने वाले। हाथ काम करते रहे, दिमाग समझने की कोशिश करता रहा। अगले दिन हम शहर के दूसरी तरफ एक और लैब गए। वही प्रक्रिया, रुई की स्टिक, टेस्ट ट्यूब। 1 हफ्ते में रिजल्ट। फास्ट टेस्ट दुगना महंगा था, लेकिन सच जानने के लिए मैं 3 गुना भी दे देती। वो हफ्ता कभी खत्म न होने वाला लगा। नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी। हर बार जब मैं आरव और अनाया को देखती, मन में ख्याल आता कि अगर ये सच है तो, अगर वे सच में किसी और के बच्चे हैं। और मैं खुद को कोसती। नहीं, वे अजनबी नहीं हैं, वे मेरे हैं। 14 साल मजाक नहीं होते, पूरी जिंदगी होते हैं। रोहन और दूर होता चला गया। बच्चों से मुश्किल से बात करता, देर से आता, जल्दी चला जाता, मेरे सवालों का जवाब एक एक शब्द में देता। मैंने महसूस किया कि मैं उससे नफरत करने लगी हूं। इस सब की शुरुआत करने के लिए, अपने शक से हमारा परिवार तोड़ने के लिए। दूसरे टेस्ट के नतीजे 7वें दिन आए। मैं अकेले लेने गई। रोहन काम पर था, या कहता तो यही था। नया डॉक्टर, नया ऑफिस, वही फाइल। नतीजे पहले जैसे ही हैं, डॉक्टर ने कहा। मुझे बैठने को भी नहीं कहा। कोई जेनेटिक मैच नहीं। बच्चे आप दोनों के जैविक नहीं हैं। क्लिनिक की लापरवाही पर आपको वकील से बात करनी चाहिए। मैं फाइल लेकर बाहर आई, कार में बैठी, फाइल बगल की सीट पर रखी और तब रो पड़ी, बिल्कुल बेकाबू। ये सच था, कोई गलती नहीं, कोई वहम नहीं। मेरे बच्चे मेरे खून के नहीं थे। कहीं और मेरे जैविक बच्चे जी रहे हैं, मेरे बिना बड़े हुए, मुझे जानते भी नहीं। और मैंने किसी और के बच्चों को पाला, प्यार किया, अपना माना। लेकिन मैं आज भी उनसे प्यार करती हूँ। क्या इससे कुछ बदलता है? क्या खून मायने रखता है? या वो 14 साल जो हमने साथ जिए, वही सब कुछ है? मैंने आंसू पोंछे, गाड़ी स्टार्ट की और घर चली आई। कुछ करना था। मैं यूं बैठ नहीं सकती थी। उस रात बच्चों के सो जाने के बाद मैंने रिपोर्ट रोहन को दिखाई। वो कागजों को देर तक देखता रहा, फिर मेज पर रख दिया। तो ये सच है? उसने धीरे से कहा। हाँ, मैंने कहा। अब क्या? मैंने उसे देखा, 20 साल का साथी, मेरे बच्चों का पिता। नहीं, पिता नहीं, ये सब बहुत उलझा हुआ था। हम उस क्लिनिक जाएंगे, मैंने कहा। मैनेजमेंट से बात करेंगे, रिकॉर्ड मांगेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो केस करेंगे। मैं इसे छोड़ नहीं सकती रोहन, मुझे जानना है क्या हुआ। और हमारे बच्चे कहाँ हैं? वो रुका। हमारे, उसने दोहराया। उसने सिर हिलाया। ठीक है, कल चलेंगे। मैं उस रात सो नहीं पाई। सोचती रही कि आरव और अनाया को कैसे बताऊं भी या नहीं। लेकिन चुप रहना मुमकिन नहीं था। एक दिन उन्हें पता चलना ही था। बेहतर था कि वे मुझसे सुने। सुबह हम प्रोविडेंस पहुंचे, वही बर्थिंग सेंटर। अब वो पहले से बड़ा हो चुका था। नई इमारत, नई नेम प्लेट। रिसेप्शन पर एक मुस्कुराती युवती मिली। हेलो, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? मैंने यहाँ 14 साल पहले डिलीवरी की थी। हमें तुरंत रिकॉर्ड देखने हैं।
उसकी मुस्कान औपचारिक हो गई। आर्काइव्स के लिए लिखित आवेदन देना होगा। 30 कार्य दिवस लगेंगे। 30 दिन? रोहन की आवाज ऊंची हो गई। माफ कीजिए, नियम यही है। सुनिए, मैं काउंटर के पास झुकी। यहां बच्चों की अदला बदली हुई है। डीएनए रिपोर्ट हमारे पास है। वो पीली पड़ गई। मैं अधिकृत नहीं हूं। हमें चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिलना है। अपॉइंटमेंट से ही मिल सकते हैं। आज पूरा है। परसों 2 बजे। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन बेकार था। ठीक है, मैंने कहा, परसों 2 बजे। बाहर निकलते हुए रोहन बोला, अब? मैंने फोन निकाला। अब हम एक अच्छे वकील को ढूंढते हैं। पहला ही नाम दिखा, एडवोकेट ज़हरा खान। मैंने कॉल किया। एडवोकेट ज़हरा खान बोल रही हूं। मेरा नाम मीरा है, मैंने कहा। मुझे कानूनी मदद चाहिए। मैंने सब संक्षेप में बताया। दूसरी तरफ सन्नाटा। आज 4 बजे मेरे ऑफिस आ जाइए, उसने कहा। हम ठीक 4 बजे पहुंचे। ऑफिस छोटा था, फाइलों से भरा। डेस्क के पीछे 50 की उम्र की महिला, तेज नजरें, आत्मविश्वास। बैठिए, उसने कहा। शुरू से बताइए। मैंने सब बताया। ये 24 घंटे का गैप ही अहम है, उसने कहा। हम रिकॉर्ड निकलवाएंगे। फीस? रोहन ने पूछा। उसने रकम बताई। हमें नतीजे चाहिए, मैंने कहा। परसों मिलते हैं, उसने कहा। शाम ढल चुकी थी जब हम घर लौटे। बच्चे सो चुकी थे। टेबल पर आरव का नोट था। खाना गर्म कर दिया है, गुड नाइट। मैं कागज देखती रही और तभी असल में समझ आया कि मेरे जैविक बच्चे कहीं और हैं। और ये सवाल, अब मैं इसके साथ क्या करूं? हम सेंटर के सामने वाली एक कॉफी शॉप में मिले। ज़हरा समय से आधा घंटा पहले आ चुकी थी। उन्होंने टैबलेट निकाला और बिना भूमिका के बोल पड़ी, मैंने पूरी जानकारी निकलवा ली है। जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई थी उस दिन जुड़वा बच्चों की बस एक और डिलीवरी हुई थी। उन्होंने स्क्रीन पर उंगली फेरी। जोया मेहता, उस वक्त उम्र 31। उनका भी सी सेक्शन हुआ था। उन्हें भी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, हालांकि आपके जितने गंभीर नहीं। 5वें दिन डिस्चार्ज हो गई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेहता? वे लोग अब कहाँ रहते हैं? क्या हम उनसे संपर्क कर सकते हैं? इसी शहर में रहते हैं। न्यूट्रिशन स्टोर्स की एक चेन चलाते हैं, काफ़ी सफल। मैंने उनके वकील के जरिए आधिकारिक तौर पर मीटिंग का रिक्वेस्ट भेज दिया है। अभी जवाब नहीं आया। वो मना कर देंगे, रोहन बीच में बोला। कौन अपनी जिंदगी यूं उलट पलट करना चाहेगा? हो सकता है, ज़हरा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन हमारे पास मुकदमा दायर करने का आधार है। कोर्ट के जरिए जेनेटिक टेस्ट की मांग कर सकते हैं। बस प्रक्रिया लंबी है। कितनी लंबी? महीने? 1 साल? 1 साल? मेरी सांस अटक गई। पूरा 1 साल इस अनिश्चितता में? नहीं, मैंने ठोस आवाज में कहा। मैं 1 साल नहीं रुक सकती। कोई और तरीका होना चाहिए। ज़ारा ने मुझे ध्यान से देखा। एक अनऑफिशियल तरीका है, उन्होंने कहा। सीधे उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया पर ढूंढिए, पत्र लिखिए, या कभी कभी यूं ही सामने पड़ जाने वाला तरीका। कई बार इंसानी तरीका कानूनी तरीके से बेहतर काम करता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर का चेहरा देखकर ही मुझे चिढ़ होने लगी। 60 के आसपास का भारी भरकम आदमी, सिर के बीच चमकता गंजापन, मोटा सा जबड़ा। डॉक्टर संजय देव। हमारी बात सुनते सुनते उसकी भौहें सिकुड़ती गईं। मैं आपकी चिंता समझता हूं, उसने बहुत कूटनीतिक लहजे में कहा। लेकिन 14 साल हो चुके हैं। स्टाफ पूरी तरह बदल चुका है। डॉक्यूमेंट्स? वो कुर्सी में थोड़ा असहज हुआ। आप समझिए, इतने पुराने आर्काइव्स। मुझे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, ज़ारा ने उसे बीच में रोक दिया। उस दिन की लेबर लॉग, मेडिकल रिकॉर्ड्स, नवजात बच्चों के ट्रांसफर के प्रोटोकॉल, सब कुछ आर्काइव में होना चाहिए। ये कानून है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर देव ने घबरा कर कहा। लेकिन उसके लिए कोर्ट या प्रोसिक्यूटर ऑफिस के जरिए ऑफिशियल रिक्वेस्ट चाहिए। ठीक है, ज़ारा ने सिर हिलाया। तो फिर हम जिला सरकारी वकील के दफ्तर में शिकायत दर्ज करेंगे, जांच की मांग करेंगे और इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए हर्जाने का केस करेंगे। रकम काफ़ी बड़ी होगी मुझे लगता है। बच्चों की अदला बदली बहुत गंभीर अपराध है। डॉक्टर का चेहरा फक पड़ गया। ऐसा निष्कर्ष तुरंत मत निकालिए। हो सकता है लैब में गलती हुई हो। ऐसा होता है। हमने 2 अलग अलग लैब में टेस्ट करवाया है। दोनों का रिजल्ट एक जैसा है, कोई गलती नहीं है। फिर भी उसने हाथ फैला दिए। मान लीजिए कि मिक्सअप हुआ भी, तो भी 14 साल पुरानी बात है। उस वक्त के लोग अब यहां नहीं हैं। जिस नर्स ने डिलीवरी करवाई थी, उसका नाम क्या था?
नर्स आयशा ब्रूक? ज़ारा ने तुरंत पूछा। डॉक्टर एक पल रुका। दुर्भाग्य से 5 साल पहले उनका देहांत हो गया। बहुत सुविधाजनक, ज़ारा ने सूखी आवाज में कहा। और बाकी नर्सेस, नियोनेटोलॉजिस्ट, उस रात वार्ड में कोई और भी था? मैं डॉक्यूमेंट्स देखकर एक लिस्ट दे दूंगा, लेकिन मैं कुछ वादा नहीं कर सकता। 40 मिनट बाद हम उसके ऑफिस से निकले, बस एक हफ्ते में जानकारी देंगे वाले वादे के साथ। वो टाल रहा है, ज़ारा ने बाहर आते ही कहा। अब वे जितना साफ कर सकते हैं करेंगे, ट्रैक मिटाएंगे, यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। हम उनसे तेज चलेंगे, ज़ारा ने कहा। मैं आज ही सरकारी वकील के दफ्तर में शिकायत फाइल कर रही हूं, और आप मेहता फैमिली को ढूंढिए। जितनी जल्दी सच पता चले उतना बेहतर। उस शाम मैं घर पर फोन में घुसी रही। मैंने जोया मेहता का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ लिया। प्रोफाइल प्राइवेट था, लेकिन डीपी दिख रही थी। 40-45 की एक सलीकेदार महिला, महंगे सनग्लासेस, साथ में लंबा फिट सा आदमी और 2 किशोर, एक लड़का एक लड़की। मैंने फोटो जूम की। बच्चों के चेहरे घूरती रही। लड़की के बाल गहरे और फीचर्स नाजुक थे। लड़का हल्का लाल सा, चेहरे पर झाइयां। कौन मेरा है या दोनों? मैंने उसे मैसेज लिखना शुरू किया। भेजने से पहले 10 बार काटा जोड़ा। गुड इवनिंग जोया, मेरा नाम मीरा है। 14 साल पहले प्रोविडेंस में उसी दिन आपके और मेरे जुड़वां बच्चों की डिलीवरी हुई थी। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कृपया मुझसे संपर्क करें। ये हमारे बच्चों के बारे में है। 1 दिन? जवाब नहीं। 2 दिन? नहीं। 3 दिन? नहीं। मेरी उम्मीद टूटने लगी। शायद वो अनजान लोगों के मैसेज नहीं पढ़ती। शायद डर गई। शायद जानबूझकर इग्नोर कर रही है। इधर रोहन और अजीब हो गया। देर से आता, और जब आता एक ऐसी परफ्यूम की खुशबू साथ लाता जो मेरी नहीं थी। मैंने पूछा नहीं। मुझे परवाह नहीं थी। मेरी दुनिया अब एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी, सच। आरव और अनाया को तनाव महसूस हो रहा था। एक दिन मेरी बेटी ने सीधे पूछ लिया, मम्मी, ये सब उस टेस्ट की वजह से है? हाँ बेटा। रिजल्ट गलत है? मैं झूठ नहीं बोल पाई। हाँ बेटा, कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं पता कर रही हूं, सब जल्दी साफ हो जाएगा। और फिर उसने अपनी गंभीर हरी आंखों से मुझे देखा। क्या आप और पापा तलाक ले रहे हो? मुझे नहीं पता, मैंने सच कहा। हो सकता है। हमारी वजह से? नहीं। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं बच्चा, कभी मत सोचना कि ये तुम्हारी वजह से है। ये बड़ों की बहुत उलझी हुई बात है। तुम्हारा और आरव का इससे कोई लेना देना नहीं। उसने सिर हिलाया, लेकिन मुझे दिख गया वो भरोसा नहीं कर पा रही थी। 5वें दिन जोया मेहता का जवाब आया, छोटा सा। मिलते हैं कल 3 बजे, अरोमा कैफे, फुलटन रोड। मैं 20 मिनट पहले पहुंच गई। कॉफ़ी ऑर्डर की और पी ही नहीं, बस कप पकड़कर बैठी रही ताकि हाथ खाली ना रहें। ठीक 3 बजे जोया आई। लंबी, पतली, महंगा कोट। मैंने उसे फोटो से पहचान लिया। उसने कैफे में नज़र घुमाई, मुझे देखा और सीधे आ गई। मेरा, मिलने के लिए धन्यवाद। वो दस्ताने उतार रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने पहले आपका मैसेज इग्नोर करने का सोचा था, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन फिर लगा मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे भी पता है। क्या? मेरे मुंह से निकला। हमने भी टेस्ट करवाया, उसने कहा। कब? 2 महीने पहले। उसने चेहरे पर हाथ रख लिए। भगवान, मुझे अब भी यकीन नहीं होता। बताइए, मैंने कहा। उसने गहरी सांस ली। हमारी बेटी आलिया 14 की है। वो ना मुझ जैसी लगती है, ना मेरे पति जैसी, ना चेहरे से ना स्वभाव से। उसके बाल गहरे हैं, आंखें भी। मेरे और मेरे पति के बाल हल्के हैं, उनकी आंखें नीली हैं, मेरी सलेटी। हमने हमेशा दादा दादी के जीन्स पर डाल दिया। लेकिन आलिया बहुत इंट्रोवर्ट है, किताबें पढ़ती रहती है, घर में रहती है। और हमारा बेटा अरमान बिल्कुल उल्टा, एक्टिव, स्पोर्टी, अपने पापा की कार्बन कॉपी। और आपने टेस्ट करवाया? मैंने धीरे से कहा। मेरे पति को शक हो गया था, जोया बोली। वो बार बार इशारा करते कि शायद मैंने चीट किया है। बहुत अपमानजनक था। मैंने टेस्ट बस उन्हें गलत साबित करने के लिए करवाया। और फिर वो चुप हो गई। आलिया आपकी जैविक बेटी नहीं निकली, मैंने उसके लिए वाक्य पूरा किया। उसने सिर हिलाया। हाँ, और अरमान हमारा ही है।
सिर्फ लड़की, सिर्फ एक जुड़वा स्विच हुई और मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह बर्थिंग सेंटर में हुआ है। उसने कहा, मेरे साथ भी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। मुझे भी कई घंटों तक बच्चों से दूर ले जाया गया था। जब वापस लाई तो 2 छोटे बच्चे मेरे हाथ में दे दिए। उस वक्त मैं इतनी हालत में थी कि मैंने ठीक से देखा भी नहीं, बस पकड़ लिया, सीने से लगा लिया। फिर आपने क्या किया? मैंने पूछा। उसने कड़वी मुस्कान दी। कुछ नहीं। मैं और मेरे पति लड़ते रहे। वो मुझे दोष देते रहे, कहते रहे कि मैंने 14 साल झूठ बोला कि आलिया उनकी बेटी नहीं है। मैंने मिक्सअप समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। हम अब एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते हैं। हमने आलिया को कुछ नहीं बताया, उसे कुछ नहीं पता। मैं चुप रही, जो सुना उसे दिमाग में जमाती हुई। जोया, मैंने धीरे से कहा, मैंने भी उसी दिन उसी क्लिनिक में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की, आरव और अनाया। और हमारे टेस्ट में आया कि वो दोनों ना मेरे हैं ना मेरे पति के। जोया की आंखें फैल गईं। तो आप कह रही हैं? मैं कह रही हूं कि सबसे ज्यादा संभावना यही है कि लड़कियां बदली गई हैं, मैंने कहा। आपकी आलिया और मेरी अनाया। आपकी बेटी मेरी जैविक बेटी है और मेरी बेटी आपकी। कई सेकंड तक सन्नाटा रहा, लंबा बचता हुआ सन्नाटा। ओ माय गॉड, जोया फुसफुसाई। ओ माय गॉड। हमें क्रॉस टेस्ट करना होगा, मैंने कहा, चारों बच्चों का, तब हमें पक्का पता चल जाएगा। मैं नहीं कर सकती, जोया ने सिर हिलाया। मेरे पति, वे मानेंगे नहीं, वे इस बारे में सुनना ही नहीं चाहते। जोया, मेरी बात सुनिए। आपकी जैविक बेटी कहीं और बड़ी हो रही है। वो सोचती है कि मैं उसकी माँ हूं और जिस बेटी को आपने पाला है वो मेरा खून है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप चाहती हैं क्या? उसकी आवाज में आंसू थे। बच्चों को वापस बदल दें? 14 साल के बच्चों को कह दें, हाय तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे नहीं हैं, चलो अब अजनबियों के साथ रहो? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने सच कहा। लेकिन हम चुप भी नहीं रह सकते, उन्हें सच जानने का हक है। जोया ने आंसू पोंछे। मुझे 1 हफ्ता दीजिए, मैं सोचूं और अपने पति से बात करूं। मैं अभी तैयार नहीं हूं। मैं समझती हूं, मैंने कहा, लेकिन समय कम है। मेरी वकील ने सरकारी वकील के दफ्तर में शिकायत दे दी है। जांच शुरू होते ही ये सब पब्लिक हो जाएगा। बेहतर है हम खुद ही पहले कुछ तय कर लें। उसने सिर हिलाया। 1 हफ्ता, ठीक है। हमने नंबर एक्सचेंज किए। मैंने उसे जाते देखा। लंबी, खूबसूरत महिला, मेरी बेटी की माँ। ये वाक्य कितना अजीब लगता है। घर पर मेरे लिए एक और झटका इंतजार कर रहा था। रोहन बैग पैक कर रहा था। ये क्या चल रहा है? मैंने पूछा। मैं निकल रहा हूं, उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा। मैं एक फ्लैट ले रहा हूं। हमें समय चाहिए, समझने का, सोचने का। समझने का? मैंने हंसकर कहा। या भागने का? उसने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध था। मीरा, मैं रोज उन्हें देखकर ये नहीं सोच सकता कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, किसी और के बच्चे हैं। उसने शर्ट बैग में फेंकी। तुमने 14 साल पाला, मैंने भी पाला, क्योंकि मुझे लगा वे मेरे हैं। लेकिन वे मेरे नहीं हैं, उसने लगभग गुस्से में कहा। कोई खून का रिश्ता नहीं, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं। तुम उनके पिता हो, मैंने कहा। डीएनए जो भी कहे, तुम वहां थे जब उन्होंने पहला कदम लिया। तुमने आरव को साइकिल चलाना सिखाया। तुम अनाया को डांस क्लास छोड़ने जाते थे। ये सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। ये झूठ था। झूठ नहीं, मैंने कहा, जिंदगी थी, हमारी जिंदगी। उसने बैग जिप किया। मुझे समय चाहिए, रुको। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कोई और है? वो एक पल चुप रहा और वही जवाब था। निशा, मैंने कहा, उसकी ऑफिस वाली, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। उसका नाम मत लो, उसने झुंझलाकर कहा। हाँ सही है, मैंने हाथ छोड़ दिया। तो तुम सिर्फ बच्चों को नहीं छोड़ रहे, तुम मुझे भी धोखा दे रहे हो। वाह, क्या हीरो हो। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया था, उसने धीमे से कहा। हमने बस माना नहीं। नहीं, मैंने सिर हिलाया। तुमने खत्म किया। मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी हमारे परिवार के लिए लड़ रही हूं और तुम भाग रहे हो। जो सोचना है सोचो। वो चला गया।
मुख्य दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। मैं लिविंग रूम के बीच खड़ी रह गई, कपड़े फर्श पर बिखरे, दिल अंदर से खाली। मैं हंसने लगी, हिस्टेरिकली, फिर रोने लगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद टूट जाती। मम्मी, आरव अपने दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा सफ़ेद, डरा हुआ। पापा चले गए बेटा? हाँ मम्मी, हमेशा के लिए? मुझे नहीं पता। वो मेरे पास आया और उसने मुझे गले लगा लिया। मेरा लड़का अब लगभग बड़ा, मुझसे आधा सिर लंबा। सब ठीक हो जाएगा मम्मी, उसने फुसफुसाया, हम संभाल लेंगे। और मैं उसके कंधे पर फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा बेटा मुझे ढांढस बंधा रहा था। सब कुछ उलट चुका था। वो हफ्ता बेहद धीमे, तकलीफ से रेंगता रहा। मैं काम पर जाती, डिनर बनाती, बच्चों का होमवर्क करवाती, ऐसे जताती जैसे जिंदगी सामान्य है। रोहन ने फ़ोन नहीं किया। ज़ाहिरा ने हर दिन कॉल किया। सरकारी वकील के दफ्तर ने जांच शुरू कर दी थी। क्लिनिक ने कुछ रिकॉर्ड दिए। रिकॉर्ड में साफ था कि उस रात 2 जुड़वा डिलीवरी हुई थी, मेरी और मेहता फैमिली की। नर्स आयशा ब्रुक ने दोनों डिलीवरी संभाली थी और ड्यूटी पर दूसरी नर्स थी आयना कोल। वो अभी जिंदा है और किसी दूसरे क्लिनिक में काम कर रही है। मैंने उसे ढूंढ लिया, ज़ाहिरा ने कहा। मीटिंग तय कर दी है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? बिल्कुल। नर्स आयना कोल 50 के आसपास की महिला थी, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखें नर्म और दयालु। हम उसके फ्लैट पर मिले। उसने चाय दी और सोफे पर बैठाया। मुझे वो रात याद है, उसने तुरंत कहा। 2 जुड़वा डिलीवरीज, बहुत रेयर, दोनों सी सेक्शन, दोनों में कॉम्प्लिकेशंस। नर्स ब्रुक दोनों ऑपरेशन रूम के बीच भाग रही थी। मैं जितना हो सकता था मदद कर रही थी, लेकिन उस रात स्टाफ कम था। नाइट शिफ्ट, आप जानती ही हैं। क्या हुआ? मैंने पूछा। आयना ने लंबी सांस ली और कहा, डिलीवरी के बाद बच्चों को नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है। हर बच्चे के हाथ में टैग लगाया जाता है, परिवार का नाम और जन्म का समय। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। हर बच्चे के हाथ में टैग लगाया जाता है। मैं टैग लगा रही थी, उसने धीरे से कहा। मुझे याद है बीच में एक कॉल आ गई। रिकवरी रूम से फ़ोन था, किसी माँ की हालत के बारे में पूछ रहे थे। जब मैं वापस आई, 2 टैग साथ साथ पड़े थे। उसने आंखें बंद कर लीं। मुझे ठीक ठीक याद नहीं वो दोनों टैग किस लड़की के थे। मैंने टैग वापस लगाए, लेकिन मुझसे गड़बड़ हो सकती है, आपसे गड़बड़ हो सकती है। ज़ाहरा ने वही शब्द दोहराए। हाँ। नर्स कोल की आंखों से आंसू बहने लगे। हो सकती है। वो रोने लगी। ओ भगवान, मैं इतने सालों से ये अपने अंदर ढो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता था कि बोलूँ या नहीं। नर्स ब्रुक कहती थी, चिंता मत करो, बच्चे हेल्दी हैं, माता पिता खुश हैं। लेकिन ये बात मुझे खाए जा रही थी। फिर नर्स ब्रुक की मौत हो गई। वो हिचकियों में बोली, और ये राज मेरे साथ अकेला रह गया। आप चुप क्यों नहीं? मैं खड़ी हो गई, मेरे हाथ कांप रहे थे। 14 साल हम अंधेरे में रहे। मैं डर गई थी, नर्स कोल ने कहा। डर कि मुझे नौकरी से निकाल देंगे, केस हो जाएगा। मेरा परिवार है, होम लोन है, मैं नौकरी नहीं खो सकती थी। ज़हरा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मीरा, सांस लो, शांत हो जाओ। फिर उन्होंने नर्स कोल की तरफ देखा। क्या आप ऑफिशियल गवाही देने के लिए तैयार हैं? नर्स कोल ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। हाँ, मुझे देना होगा। मैंने ये बोझ बहुत उठा लिया। 1 घंटे बाद हम उसके घर से निकले। मैं किसी तरह खुद को संभाले हुए थी। अब तक मैं मन ही मन उम्मीद करती रही थी कि शायद ये कोई गलतफहमी होगी, कि बच्चे सच में मेरे ही होंगे। लेकिन अब कोई शक नहीं बचा था। स्विच सच में हो चुका था। अगले दिन जोया का कॉल आया। मैंने जेजेड से बात की। उसने कहा, हम 4 बच्चों का टेस्ट करवाएंगे, मिलते हैं। हम उसी लैब में मिले जहां मैंने पहला टेस्ट कराया था। इस बार हम 8 लोग थे। मैं, रोहन, हाँ वो आखिर आ ही गया, जोया, जेजेड और 4 बच्चे। आरव और अनाया अरमान और आलिया को उत्सुकता से देख रहे थे। टीनेजर्स को हमेशा पता चल जाता है जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। मम्मी, अनाया ने फुसफुसाया, हम यहाँ क्यों हैं? ये लोग कौन हैं? बाद में समझाऊंगी बेटा, बस थोड़ा सब्र करो। पूरी प्रक्रिया 10 मिनट में हो गई। गाल के अंदर स्वॉब, ट्यूब, लेबल। डॉक्टर ने कहा 3 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। 3 दिन। मैं सो नहीं पाई, खाया नहीं, घर में ऐसे घूमती रही जैसे कोई ज़ॉम्बी। आरव और अनाया डर रहे थे पूछने से। उन्हें महसूस हो रहा था मैं टूटने के कगार पर हूं। शुक्रवार शाम रिजल्ट आया। ज़हरा खुद हमारे घर आ गई।
उनके साथ जोया भी थी। हम किचन टेबल पर बैठे, बच्चे अपने अपने कमरों में थे। इसे पढ़िए, ज़हरा ने कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पढ़ना शुरू किया। अक्षर आंखों के आगे धुंधला रहे थे। जेनेटिक एनालिसिस से ये निष्कर्ष निकलता है, आरव मीरा और रोहन का जैविक बेटा है, अरमान जोया और जेजेड का जैविक बेटा है, अनाया जोया और जेजेड की जैविक बेटी है, आलिया मीरा और रोहन की जैविक बेटी है। मैंने सिर उठाकर जोया को देखा, वो भी मुझे ही देख रही थी। लड़कियां बदल गईं। मेरे गले से जैसे शब्द घुटकर निकले। हाँ, जोया ने कहा, मेरी बेटी आलिया है। हाँ, और आपकी बेटी अनाया? हाँ। हम दोनों चुप बैठे रहे। मुझे नहीं पता कितनी देर बीती, 1 मिनट, 1 घंटा। अब जोया ने पूछा, अब ज़हरा होली, हमें बच्चों को सच बताना होगा और फिर तय करना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। मैंने अनाया के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। मेरी लड़की, जो सच में मेरी नहीं थी, लेकिन जिसे मैं इतना प्यार करती थी कि उसके लिए मर भी सकती थी। और कहीं और एक और लड़की, आलिया, मेरे खून की, मेरे शरीर की, जो मुझे जानती तक नहीं थी। हम उन्हें कैसे बताएं? मैंने फुसफुसाकर पूछा। आप किसी बच्चे को कैसे बताते हैं कि आप उसकी जन्मा नहीं हैं? हम साथ बताएंगे, जोया ने कहा, चारों को एक साथ, ताकि उन्हें लगे कि हम सब एक साथ हैं। कब? कल, जोया बोली। हमारे घर 3 बजे बच्चों को लेकर आ जाइए। मैंने सिर हिलाया। उस रात में सो नहीं पाई। छत खूरती रही। कल मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कल मैं अनाया को बताऊंगी कि वो मेरी जैविक बेटी नहीं है, और कल मैं आलिया से मिलूंगी, मेरी असली बेटी। लेकिन इससे बदलता क्या है? अनाया हमेशा मेरी बेटी रहेगी। मैंने उसे पाला है, मैं उससे प्यार करती हूँ। उसके खून का क्या मतलब? और आलिया बेचारी, उसे पता चलेगा कि जिसे वो माँ मानती रही, वो जन्म माँ नहीं है, कि कहीं और एक औरत है जिसने उसे जन्म दिया। हे भगवान, सब कितना उलझा है। सुबह मैंने आरव और अनाया को बुलाया। हमें कहीं जाना है, मैंने कहा, एक परिवार के घर। हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में? आरव ने पूछा। हमारे बारे में? हमारे साथ? 14 साल पहले जो हुआ? मम्मी, आप मुझे डरा रही हैं। जानती हूँ बेटा, लेकिन कोई और रास्ता नहीं। मुझ पर भरोसा करो। ठीक 3 बजे हम मेहता के घर पहुंचे। वो एक पॉश इलाके में रहते थे। बड़ा खूबसूरत घर। जोया ने खुद दरवाज़ा खोला। वो पीली थी, आंखें लाल। वो भी नहीं सोई थी। आइए, उसने सोफे की तरफ इशारा किया। हम बैठ गए। चारों बच्चे हमें थके हुए संक्षिप्त चेहरों से देख रहे थे। क्या हो रहा है? अनाया ने पूछा। मैंने जोया को देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। शुरू करो। मैंने गहरी सांस ली। बच्चों, जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत मुश्किल और दर्दनाक है, लेकिन तुम्हें सच जानना ज़रूरी है। मैंने शब्द बहुत संभाल कर चुने। 14 साल पहले बर्थिंग सेंटर में एक गलती हुई थी। तुम लोग, मेरी आवाज़ रुक गई। तुम लोगों को बदल दिया गया था। सबको नहीं, मैंने जल्दी जोड़ा, सिर्फ लड़कियों को, अनाया और आलिया। सन्नाटा, घंटियों जैसा सन्नाटा। क्या? अनाया की सांस जैसे बाहर निकली। हम सब ने टेस्ट कराया, मैंने कहा, और उसमें आया कि अनाया, तुम जोया और जेजिड की जैविक बेटी हो, और आलिया मेरी और तुम्हारे पापा रोहन की जैविक बेटी है। अनाया मुझे घूरती रही, चेहरा सफ़ेद। मजाक कर रही हो? उसने कहा। ये पागलपन है, ये कोई बुरा सपना है। अनाया, मेरी आवाज़ कांप गई। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन मैं तुम्हारी जन्म माँ नहीं हूँ। तो आप कह रही हैं मैं अजनबी हूँ? नहीं, मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो पीछे हट गई। तुम अजनबी नहीं हो, मैंने जल्दी कहा। तुम मेरी बेटी हो। बस बायोलॉजी के हिसाब से तुम जोया की बेटी हो। और ये जोया कौन है? अनाया ने जोया की तरफ उंगली की। ये लेडी मेरे लिए कोई नहीं है।
अनाया प्लीज, जोया ने गिड़गिड़ा कर कहा। शांत हो जाओ, मुझे मत बताइए क्या करना है। अनाया चीखी। आप मेरी माँ नहीं हो। मैं तुम्हारी जैविक माँ हूं, जोया ने धीमे से कहा। मुझे परवाह नहीं पड़ती। अनाया उछल कर खड़ी हो गई। मैं ये नहीं सुनना चाहती, मुझे ये नहीं चाहिए। वो भागकर बाहर चली गई, दरवाजा पटकती हुई। मैं उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन आरव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे टाइम दो मम्मी, उसने बहुत भारी आवाज में कहा। आलिया भी रो रही थी, धीरे धीरे जोया के कंधे में चेहरा छुपाए। मम्मी, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती, वो सिसक कर बोली। मम्मी, मैं अजनबियों के साथ नहीं जाऊंगी। कोई नहीं जा रहा, जोया ने दृढ़ता से कहा। आलिया, मेरी बात सुन, तू यहीं रहेगी हमारे साथ। तू हमारी बेटी है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। लेकिन मैं आपकी नहीं हूं, आलिया ने रोते हुए कहा। मैं उनकी हूं। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी नजरें पकड़ी। मेरी बेटी, मेरा खून, और फिर भी इतनी दूर, इतनी डरी हुई। वो मुझे जानना नहीं चाहती थी। आलिया, मैंने बहुत नरमी से कहा, मैं तुम्हें ले जाने नहीं आई हूं। जोया तुम्हारी माँ है, जिसने तुम्हें पाला है। मैं बस तुम्हें जानना चाहती हूं, अगर तुम चाहो तो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरमान और आरव चुप बैठे रहे। लड़के वही थे जो अपने असली परिवार में ही रहे। उनके लिए कुछ नहीं बदला था। ये फेयर नहीं है, अरमान अचानक बोला। हम क्यों नहीं बदले गए, सिर्फ लड़कियां क्यों? किस्मत, जीजद ने कड़वाहट से कहा। बस किस्मत और एक बेहद घटिया गलती। वो मुलाकात पूरी तरह बिगड़ गई। अनाया कमरे से बाहर ही नहीं आई। आलिया रोती रही। जोया और मैं एक दूसरे को देखती रहीं, समझ नहीं आया क्या करें। उन्हें समय दीजिए, ज़हरा ने सलाह दी। ये बहुत बड़ा झटका है, प्रोसेस करने में वक्त लगेगा। हम वापस निकल आए। कार में अनाया एकदम चुप थी, खिड़की से बाहर घूरती रही। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। घर आते ही वो अपने कमरे में बंद हो गई। डिनर पर भी नहीं निकली। आरव ने प्लेट रख दी, लेकिन उसने छुआ तक नहीं। उस रात मुझे रोने की आवाज़ आई। मैं उसके दरवाजे तक गई। अंदर जाना चाहती थी, लेकिन डर गई। बस बाहर खड़ी रही, अपनी लड़की की सिसकियां सुनती रही, जो अब मेरी नहीं थी, और फिर भी मेरी ही थी। अगले कुछ दिन नर्क थे। अनाया मुझसे बात नहीं करती, बस एक एक शब्द में जवाब देती। मेरी आंखों से बचती। मुझे उसके चेहरे पर दर्द, चोट और उलझन दिखती, जैसे मैंने उसे धोखा दिया हो। आरव बीच बचाव करता रहा। वो अपनी बहन से बात करता, समझाता कि मेरी गलती नहीं, मैं भी पीड़ित हूं। लेकिन अनाया सुनती ही नहीं। एक हफ्ते बाद रोहन का कॉल आया। बच्चे कैसे हैं? अनाया मुझसे बात नहीं कर रही। मैंने सपाट स्वर में कहा। आरव संभला हुआ है। तुम्हें परवाह क्यों है? मैंने ताना मारते हुए कहा। मीरा, ऐसे मत बोलो प्लीज। मैं हंस पड़ी। तुम सबसे बुरे वक्त में हमें छोड़कर गए अपनी प्रेमिका के पास, और अब पूछ रहे हो बच्चे कैसे हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। आ जाओ, मैंने कहा। दरवाजा खुला है। वो अगले दिन आया। आरव ने उसे गले लगा लिया। अनाया कमरे से बाहर ही नहीं आई। अनाया, रोहन ने दरवाजे के बाहर से बुलाया। प्लीज बाहर आ जाओ। नहीं, अंदर से उसकी चीख आई। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। बात करने को कुछ नहीं है, वो चिल्लाई। आप मेरे डैड ही नहीं हो, तो आप मुझसे बात क्यों करना चाहते हो? रोहन मेरी तरफ फक सा देख कर रह गया। वो समझ रही है कि मैं अब उसका पिता नहीं हूं, उसने टूटे स्वर में कहा। तो तुम्हें क्या लगा? तुम गए क्यों? तुमने कहा था तुम अजनबी बच्चों को नहीं देख सकते। मैंने उस मतलब में नहीं कहा था, मैंने काट दिया। वो आधे घंटे बाद चला गया, अनाया से बात किए बिना। ज़हरा क्लिनिक के खिलाफ केस तैयार कर रही थीं। हम इमोशनल डिस्ट्रेस का भारी हर्जाना मांग रहे थे, मिक्सअप की आधिकारिक स्वीकारोक्ति और लिखित माफी। प्रोसेस लंबा होगा, ज़हरा ने चेतावनी दी। महीनों लग सकते हैं, शायद 1 साल। क्लिनिक महंगे वकील करेगा, लेकिन हमारे पास नर्स की गवाही है, DNA रिपोर्ट है। हम जीतेंगे। और अगर नहीं भी, तो भी हम जीतेंगे, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। ये केस आयनक्लैड है। जोया रोज फोन करती, अनाया के बारे में पूछती, आलिया के बारे में बताती। वो हमसे भी बात नहीं कर रही, जोया थक कर कहती। वो अपने अंदर ही सिमट गई है। जेजेड उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो चुप रहती है। मुझे डर लग रहा है, हम उसे खो रहे हैं। उन्हें वक्त चाहिए, मैं कहती। कितना वक्त?
1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। वे हमें नफरत करना कब बंद करेंगी? वे नफरत नहीं कर रही, मैंने कहा। वे डर गई हैं। उन्हें लग रहा है उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उन्हें किसी और परिवार में भेज दिया जाएगा। और हम ऐसा करने वाले नहीं हैं, उन्हें ये नहीं पता, जोया बोली। वे टीनेजर हैं, उस उम्र में हर बदलाव कयामत लगता है। मैंने सुझाव दिया कि हम फिर मिले, दोनों परिवार साथ, ताकि बच्चों को दिखे कि कुछ भयानक नहीं होने वाला, कि वे अपने घरों में अपने माता पिता के साथ ही रहेंगे। हम पार्क में मिले, न्यूट्रल जगह। थर्मस से कॉफ़ी पीते हुए हम बेंचों पर बैठे। बच्चे थोड़ी दूर खड़े रहे। 4 टीनेजर चुप, तनाव में। देखो, मैंने शुरू किया, हम एक बात समझाना चाहते हैं। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो एक गलती थी, बहुत बेवकूफ़ी भरी, बहुत भयानक गलती, जो 14 साल पहले हुई। तो अब क्या? अनाया ने पूछा। 1 हफ्ते में पहली बार उसने मुझसे बात की थी। क्या आप हमें वापस बदल दोगे? नहीं, मैंने और जोया ने एक साथ कहा। नहीं, मैंने दोहराया। कोई किसी को स्विच नहीं कर रहा। तुम वहीं रहोगे जहां तुम बड़े हुए हो, क्योंकि परिवार सिर्फ खून नहीं होता। परिवार प्यार है, देखभाल है, साथ बिताए साल हैं। तो आपने ये सब शुरू ही क्यों किया? आलिया ने मेरी तरफ देखा। आपने टेस्ट क्यों करवाया? हम तो ठीक थे। क्योंकि सच जानने का हक हमें था, जोया ने जवाब दिया, और तुम्हें भी। मैं सच नहीं जानना चाहती थी, आलिया ने बहुत धीमे कहा। मैं भी नहीं, अनाया ने जोड़ा। आरव और अरमान चुप रहे। लड़कों के लिए सब आसान था। वे अपने जैविक माता पिता के साथ ही थे। उन्हें अपनी पहचान फिर से नहीं बनानी पड़ रही थी। हम ये नहीं कह रहे कि तुम सब कुछ तुरंत स्वीकार कर लो, जोया ने कहा। हम बस चाहते हैं कि तुम्हें पता रहे, हम सब यही हैं। हम सब तुमसे प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। भले ही मैं आपकी बेटी नहीं हूं, आलिया ने जोया से पूछा। तू मेरी बेटी है, जोया ने उसका हाथ पकड़ लिया। 14 साल से तू मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। आलिया फूट फूट कर रो पड़ी और जोया से चिपट गई। अनाया उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में जलन थी। नहीं, जलन से ज्यादा एक कसक। वो भी वही चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं भी उससे वही कहूं। मैं उसके पास गई, उसके बगल में बैठ गई। अनाया, मैंने बहुत नरमी से कहा, मेरी धूप, मेरी जान, मेरी बात सुन। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तो मेरी बेटी थी और हमेशा रहेगी। क्या मैंने तुझे जन्म दिया? मैंने धीरे से कहा। नहीं, लेकिन मैंने तुझे पाला है। मैं वहां थी जब तेरा पहला दांत निकला, जब तू चलना सीखी, जब तू पहली बार स्कूल गई, जब तुझे पहली बार किसी पर क्रश हुआ। मैं तुझे सबसे ज्यादा जानती हूँ और मैं तुझे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन मैं आपका खून नहीं हूँ, उसने फुसफुसाया। खून बस एक तरल है। मैंने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। और प्यार सब कुछ है। और मैं तुझसे प्यार करती हूँ, समझी? मैं तुझसे प्यार करती हूँ। वो सिसकने लगी, मुझसे कसकर, जैसे डूबते हुए कोई सहारा पकड़ता है। मैं उसके बाल सहलाती रही और उसके साथ रोती रही। सॉरी मम्मी, वो हिचकियों में बोली। मैंने ऐसे रिएक्ट किया, सॉरी। तुझे कुछ भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं बच्चा, कुछ भी नहीं। हम पार्क में शाम तक बैठे रहे, बातें करते रहे। बच्चों ने सवाल पूछे, हमने सच सच जवाब दिए। न मीठी बातें, न झूठी तसल्ली। अरमान ने अनाया से पूछा, अजीब नहीं लगता कि हम भाई बहन हैं? हाँ, अनाया ने सिर हिलाया, बहुत अजीब। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कभी हैंग आउट करें? शायद, अरमान बोला। जाते वक्त आलिया मेरे पास आई। क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? वो अटकते हुए बोली। मीरा, मैंने उसे याद दिलाया। बस मीरा, ना आंटी ना मम्मी, जब तक तू खुद ना चाहे। ओके, मीरा। उसने मेरा नाम जैसे चखा। क्या मैं कभी आपके घर आ सकती हूँ? आपका घर देख सकती हूँ? बिल्कुल, मैंने कहा। जब मन करे आ जाना। 1 हफ्ते बाद वो आ गई, शर्मीली, थोड़ी घबराई हुई। मैंने उसे अपना अपार्टमेंट दिखाया, फैमिली फोटोज, आरव और अनाया की बचपन की ड्राइंग्स। वो हर चीज बड़े ध्यान से देखती रही। यहाँ बहुत अपनापन है, उसने कहा। थैंक यू। हमारा घर बड़ा है, लेकिन ये ज्यादा गर्म लगता है। हम किचन में चाय पीते हुए बातें करते रहे। मैं उसे जान रही थी, मेरी बेटी। उसे किताबें पसंद थी। वो राइटर बनना चाहती थी, कहानियां लिखती थी, लेकिन दिखाने में शर्माती थी। मैं भी बचपन में लिखती थी, मैंने हंसकर कहा। शायद बेकार कविताएं, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। सच? उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या वो अभी भी है?
कहीं पुरानी नोटबुक में, मैंने कहा। ढूंढूंगी। वो तो कमाल होगा, वो बोली। उसी वक्त अनाया किचन में आई। आलिया को देखकर वो ठिठक गई। हाय, आलिया ने कहा। हाय, अनाया ने जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। एक ही उम्र की दो लड़कियां, एक मेरी देह की बेटी, दूसरी मेरे दिल की। चाय लोगी? अनाया ने पूछा। हाँ प्लीज, आलिया बोली। वे साथ बैठ गईं और स्कूल, म्यूजिक, किताबों की बातें करने लगीं। धीरे धीरे तनाव ढीला पड़ने लगा। वे हंस भी पड़ी। कॉमन ग्राउंड मिल गया था। मैं उन्हें देखती रही, सोचती रही। शायद सब इतना बुरा नहीं। शायद इस डरावने सपने से कुछ अच्छा भी निकल सकता है। 2 परिवार, 4 बच्चे, अब सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पार्क वाली मुलाकात के 1 महीने बाद रोहन ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। मैं अब दिखावा नहीं कर सकता, उसने कहा। खत्म है मीरा। खत्म तब हुआ था जब तुम किसी और औरत के पास चले गए थे, मैंने जवाब दिया। पर हां, कागजी खाना पूरी भी जरूरी होगी। तलाक जल्दी हो गया। ज्यादा कुछ बांटने को था नहीं। अपार्टमेंट मेरा था, बच्चे मेरे साथ थे। रोहन ने आरव के लिए चाइल्ड सपोर्ट दिया क्योंकि आरव उसका जैविक बेटा था। अनाया के लिए उस पर कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी उसने दिया। शायद ज़मीर। निशा और उसका रिश्ता नहीं चला। 3 महीने में टूट गया। वो अकेला रह गया, किराए के फ्लैट में। हफ्ते में 1 बार बच्चों से मिलने आता। आरव जाता था, अनाया नहीं जाती थी। वो मेरे लिए मर चुका है, उसने एक दिन कहा। असल पिता वो नहीं होता जो बेटी के दुख में उसे छोड़कर भाग जाए। मैंने बहस नहीं की, उसके जज्बात सही थे। क्लिनिक के खिलाफ केस 4 महीने बाद शुरू हुआ। लंबा, थकाने वाला। क्लिनिक के वकील साबित करने की कोशिश करते रहे कि मिक्सअप पक्का नहीं है, नर्स की गवाही भरोसेमंद नहीं, टेस्ट गलत हो सकते हैं। ज़हरा ने उनके सारे तर्क चीर दिए। डॉक्यूमेंट्स, एक्सपर्ट गवाही, नर्स कोल का बयान। क्लिनिक आखिर तक लड़ता रहा, लेकिन हम जीत गए। 8 महीने बाद कोर्ट ने ऑफिशियली माना कि स्विच हुआ था। दोनों परिवारों को, हर परिवार को करीब 16 करोड़ रुपए हर्जाना मिला। क्लिनिक को आंतरिक जांच और नवजात पहचान प्रक्रिया कड़ी करने का आदेश मिला। ये जीत है ज़हरा, उन्होंने कहा। सिर्फ आपकी नहीं, सबकी। ये दोबारा नहीं होगा। मैंने पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग रख दिए। आरव के लिए गेम डेवलपमेंट, अनाया के लिए प्रोफेशनल डांस स्कूल और आलिया के लिए लिटरेरी कोर्स जो उसने खुद मांगा। हाँ, आलिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वो हर हफ्ते आती, कभी कभी रात भी रुकती। शुरू में अनाया को जलन होती थी, पर धीरे धीरे आदत हो गई। वे दोस्त भी बन गईं। अजीब है, अनाया ने एक दिन कहा। लगता है मेरे पास अब 2 परिवार हैं, एक मेरा असली और एक मेरा जैविक। दोनों असली हैं, मैंने उसे ठीक किया। नहीं, उसने सिर हिलाया। असल वही है जहां मुझे प्यार मिलता है, और वो आप हो। जोया भी मेरी दोस्त बन गई, बहुत करीब की। हम रोज बात करते, बच्चों की परेशानियां, खुशियां। वो मुझे आलिया के बारे में बताती, मैं उसे अनाया के बारे में। एक दिन जोया ने कहा, जानती हो, मैं इस मोड़ के लिए शुक्रगुजार हूं। अजीब लगता है, उसने जल्दी जोड़ा, लेकिन अगर स्विच ना होता तो मैं आलिया को सच में कभी जान ही नहीं पाती। उसका अंदर का संसार, उसकी गहराई, उसकी खूबसूरती। मैं बस किसी और की बच्ची को पालती रहती और कभी सोचती भी नहीं। और अब मैं उसके साथ हर दिन को संभाल कर रखती हूं। मैंने सच कहा। मैं अनाया के लिए, आलिया के लिए, तुम्हारे लिए, इस साथ के लिए शुक्रगुजार हूं। हमने कर लिया, जोया बोली। हाँ, मैंने कहा, हमने कर लिया। 1 साल बीत गया। हमने दोनों परिवारों के साथ मिलकर एक जॉइंट पिकनिक रखी। जोया, जेजेड, अरमान, आलिया, मैं, आरव, अनाया। रोहन वहां नहीं था, किसी ने उसे बुलाया ही नहीं। हम नदी किनारे बैठे, चादर बिछाई, खाना निकाला, बच्चे पानी में उतर गए, हंसते, छींटे उड़ाते। मैं उन्हें देखती रही। आरव, लंबा, मजबूत, गलबन जवान आदमी, वो कंप्यूटर साइंस में कॉलेज शुरू कर चुका था। अनाया, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनली डांस करने लगी थी और जूलियार्ड जाने का सपना देख रही थी। अरमान, एथलीट, जिसने सिटी स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लिया था। आलिया, जिसकी पहली शॉर्ट स्टोरी एक यूथ मैगजीन में छप चुकी थी। 4 बच्चे, 2 परिवार, और अब एक ऐसा रिश्ता जो टूट नहीं सकता। आलिया पानी से निकली, मेरे पास आई और बैठ गई।
मीरा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। क्या आपको अफसोस होता है कि ये सब हुआ? मैंने सोचा, अफसोस? 1 साल पहले मैं तुरंत हाँ कह देती। मुझे अफसोस होता कि मैं अपने बच्चे से वंचित रही, कि मैंने किसी और की बेटी 14 साल पाली, कि मेरा परिवार बिखर गया। लेकिन अब नहीं, मैंने कहा, क्योंकि इस वजह से मैं तुमसे मिली और मुझे समझ आया कि माँ होना खून से नहीं होता, माँ होना प्यार से होता है। अनाया हमेशा मेरी बेटी रहेगी, डीएनए कुछ भी कहे। और तुम भी मुझे अपने तरीके से बहुत प्यारी हो गई हो। आलिया ने बहुत धीरे से पूछा, क्या मैं आपको मम्मी कह सकती हूँ? जोया मम्मी की जगह नहीं, बस एक दूसरी मम्मी। मेरे पास 2 मम्मियाँ होंगी। मेरी सांस तेज हो गई। अगर तुम चाहो तो हाँ, मैं चाहती हूँ। उसने मुझे गले लगा लिया, मम्मी। उसी वक्त अनाया पानी से निकल कर आई। उसने हमें देखा, मुस्कुराई और दूसरी तरफ से मुझे पकड़कर गले लगा लिया। मेरे बिना ग्रुप हग, वो मजाक में बोली। आ जाओ, मैंने कहा। आलिया हंसी। दोनों लड़कियां मुझसे चिपक गईं। एक मेरा खून, दूसरी मेरा दिल। दोनों मेरी बेटियां। जोया हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के। अरे, हमें मत भूलो। आरब और अरमान भी आ गए। हमें भी हक चाहिए। और हम पांचों हंसते हुए एक दूसरे से चिपक गए। नदी के ऊपर सूरज ढल रहा था। पानी सुनहरा हो रहा था। पता है, ये दुनिया का सबसे अजीब परिवार है, लेकिन सबसे कूल, अरमान ने जोड़ा। सही, आलिया ने सिर हिलाया। आरव बस मुस्कुरा दिया। शाम को जब सब जाने लगे, जोया कुछ देर रुकी। थैंक यू, उसने कहा। किस लिए? मैंने पूछा। मेरी बेटी को इतना अच्छा, इतना सही पालने के लिए। अनाया एक कमाल की लड़की है, ये तुम्हारी परवरिश है। और तुमने आलिया को पाला, मेरी बेटी, सेंसिटिव, समझदार, टैलेंटेड, ये तुम्हारी वजह से है। हम बहुत देर तक गले लगे रहे। 2 औरतें, 2 माएं, दोनों ने खोया भी और पाया भी। हमने कर लिया, जोया ने फुसफुसाया। हाँ, मैंने कहा, हमने कर लिया। मैं देर रात घर लौटी। बच्चे सो रहे थे। आरब अपने कमरे में, अनाया अपने कमरे में। मैं अनाया के कमरे में झांकी। वो सो रही थी। अपने दूसरे जन्मदिन पर दिए पुराने टेडी को सीने से लगाए। मैंने कंबल ठीक किया, उसके माथे पर किस किया। गुड नाइट मेरी बच्ची, मैंने फुसफुसाया। मैं किचन में बैठ गई, चाय बनाई, खिड़की से बाहर शहर की लाइट्स देखती रही। 1 साल पहले मेरी जिंदगी ढह गई थी। मुझे पता चला था कि मेरे बच्चे मेरे नहीं हैं, मेरा पति धोखा दे रहा है और मैं 14 साल एक भ्रम में जीती रही। लेकिन अब मुझे समझ आया, ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। एक नई जिंदगी की शुरुआत, ज्यादा सच्ची, ज्यादा जागरूक। मेरे पास पति नहीं है, लेकिन मेरे पास बच्चे हैं, 3, आरव, अनाया और आलिया। तीनों मेरे हैं, अलग अलग तरीकों से, लेकिन मेरे। और मेरे पास जोया है, एक दोस्त जो मुझे सबसे बेहतर समझती है, क्योंकि उसने भी वही रास्ता चला है। मेरे पास उम्मीद है कि आगे सब किसी तरह ठीक हो जाएगा। मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। आलिया का मैसेज था। थैंक्स फॉर टुडे मम्मी, आज का दिन सबसे अच्छा था। मैं मुस्कुराई। रिप्लाई लिखा, मी टू सनशाइन, गुड नाइट। फ़ोन रख दिया। चाय ख़त्म की और उठ खड़ी हुई। कल नया दिन होगा, दिक्कतें होंगी, कठिनाइयाँ होंगी। ऐसे पल भी आएंगे जब लगेगा सब छोड़ दूं, लेकिन मैं संभाल लूंगी, हम संभाल लेंगे, क्योंकि हम परिवार हैं। अजीब, उलझा हुआ, टूटे टुकड़ों से बना, लेकिन परिवार। मैंने किचन की लाइट बंद की, कमरे में गई, बिस्तर पर लेटी, आंखें बंद की और पहली बार 1 साल में मैं चैन से सो गई। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई बुरा सपना नहीं, बस नींद, क्योंकि मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा। परफेक्ट नहीं, पर कहानी जैसी नहीं, लेकिन ठीक, सच में ठीक, और यही काफ़ी था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर या कहीं और से। और हाँ, अगर आप ऐसी और जिंदा सच्ची लाइफ स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए
और अगर दिल कहे तो सुपर थैंक्स या थैंक्स बटन दबाकर सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाती रहूं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आज की कहानी ने आपको कहाँ छुआ। स्क्रीन पर आपको मेरी 2 और कहानियां दिख रही हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली लाइव स्टोरी में ढेर सारे प्यार और इज्जत के साथ।